नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण जी की खरी खरी, यानी श्रवण गर्ग की खरी। देश के जाने माने पत्रकार, देश के जाने माने संपादक। वो अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर है और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। दरअसल 26 अप्रैल को दूसरे दौर के लिए मतदान हुआ है। पहले दौर की तुलना में मतदान में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर आप 2019 से उसकी तुलना करें तो उसकी तुलना में कम है। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह की कमी है, जोश, जुनून और जज्बे की कमी है? और अगर ऐसा है तो उसका क्या अर्थ है और क्यों लोगों के अंदर उदासीनता है? क्या विकल्पहीनता की स्थिति है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक उत्सुकता थी लोगों के मन में, जो उनको जिताने की एक कामना थी लोगों के मन में, क्या उसमें किसी तरीके की कमी आई है? इसी पर करेंगे बातचीत। श्रवण जी हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको? देखिए आशुतोष जी, मैं वोटिंग के परसेंटेज में थोड़ा कम जा रहा हूं। हालांकि जा तो रहा हूं मैं, पर मैं थोड़ा सा कम जा रहा हूं और दूसरे कई कारणों में भी जा रहा हूं। मेरे मुख्य कारण में यह है, जो मैं पहले ही बता देता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी कम वोटिंग को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, मुखौटे के तौर पर। और वो एंटी इनकम्बेंसी के पर्याय के रूप में कम वोटिंग को दोषी ठहराना चाहती है। ये मामला कम परसेंटेज या ज्यादा परसेंटेज का नहीं है जी। ये एक अक्रॉस द कंट्री एंटी इनकम्बेंसी है। केवल त्रिपुरा एक्सेप्शन है, जहां बहुत ही ब्रिस्क वोटिंग हुआ है, ब्रिस्क पोलिंग हुआ है जी। पर अगर आप त्रिपुरा से लगे हुए मणिपुर को देखें तो इस वेरी पैथेटिक, बहुत ही कम हुआ है। ये दो एक्सट्रीम्स इसलिए कह रहा हूं कि त्रिपुरा में एक दक्षिणपंथी सरकार, जीवंत सरकार है। मणिपुर में एक जीवंत मरी हुई, मृत प्राय दक्षिणपंथी सरकार। दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है। जी। मैं इसको मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देख रहा हूं। बीजेपी इसको जो प्रचारित कर रही है, वो कम वोटिंग या मतदाता बाहर नहीं आए उससे कर रही है। अमित शाह ने भोपाल में नाराजगी दिखाई। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सीएम और स्टेट बीजेपी चीफ को कहा, पार्टी के विधायक सक्रिय नहीं है। हर विधायक को बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसी आधार पर विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय होगा। ये उन्होंने कहा है, अमित शाह ने कहा है। अब विधायक सक्रिय नहीं है कि इंटरप्रिटेशन दो है। एक तो इंटरप्रिटेशन ये है कि वोटर्स को बाहर नहीं निकाला उन्होंने। दूसरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी को कॉम्बैट नहीं किया। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि बीजेपी इज मेकिंग लो पोलिंग एन एक्सक्यूज टू हाइड एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी के सांसद बेंगलुरु साउथ से और बहुत ही राइटिस्ट तेजस्वी सूर्या का ट्विटर पर या एक्स पर उन्होंने जो कहा वो एएनआई ने रिलीज किया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। उन्होंने कहा है कि हम लोग 80% हैं,
पर हम सिर्फ 20% लोग वोट करते हैं। कांग्रेस सपोर्टर्स आर 20% एंड दे वोट 80%। ये एक बताता है कि किस तरह का फियर है। फियर इज मल्टीपल। मैं इसको कैसे देखता हूं, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं इसको पोलिंग के अलावा भी कैसे देखता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी। राहुल गांधी ने मुंबई में 17 मार्च को रैली में, शिवाजी पार्क की रैली में, और उसको वो अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहे हैं, आज भी किया उन्होंने, कि मोदी जी एक मुखौटा हैं, उसकी अगली शक्ति 2-3 पूंजीपति हैं। उन्होंने नाम भी लिए थे। आई एम नॉट रिपीटिंग द नेम्स। जो चर्चा है वो ये कि अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है, नेशनलाइजेशन ऑफ वेल्थ अर्न्ड थ्रू या बाय इलिसिट मीन्स, नाजायज तरीके से कमाई गई संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने के कानून पर कांग्रेस विचार कर सकती है। नाउ दिस इज ए मेजर थिंग। जो फियर है, जो उन्होंने 17 मार्च को क्या कहा, ये जो फियर है बीजेपी की रैंक एंड फाइल में, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, बीजेपी का जो पूरा मामला है सेकंड फेज में, जो बीजेपी का एरिया है 1-1 कांग्रेस के साथ, वो 80 सीटों का ओवर खत्म हो चुका है। जो बीजेपी के कांग्रेस के साथ वर्सेस कांग्रेस वाले एरियाज हैं, जिसमें एमपी, राजस्थान मेनली, कुछ हद तक यूपी, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, 80 सीटों का पूरा हो चुका है। सेकंड फेज का कह रहा हूं मैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, जे-एंड-के नहीं जोड़ रहा हूं। कर्नाटक की 14 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें जोड़ रहा हूं। थर्ड फेज में जी बीजेपी का फैसला हो जाएगा। ये बाकी के 4 फेजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बीजेपी के भविष्य को तय करना है, तो बीजेपी का भविष्य जो है, अगर आप साउथ की 150 सीटें निकाल दें, तो बीजेपी का जो कैचमेंट एरिया है, मेन एरिया जो है, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सिर्फ 8 सीटें बचेंगी। 130 सीटों का फैसला हो जाएगा थर्ड फेज में जी। और उसमें आप तमिलनाडु और केरल की 59 सीटें और जोड़ लीजिए, 60 सीटें, 190 सीटें। उसके बाद बचेगा क्या? यूपी, बिहार, जहां मल्टीपल कॉन्टेस्ट है, महाराष्ट्र, बंगाल। बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो क्लियर हो जाएगी थर्ड फेज में, कि बीजेपी को वोट मिलना है कि नहीं मिलना है, सरकार बननी है कि नहीं बननी है। इसका लो परसेंटेज और हाई परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि थर्ड फेज में अगर हाई परसेंटेज हो जाए, गुजरात में 90% हो जाए या 80% हो जाए, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन बदल दें, तो मैं नहीं बदल रहा हूं।
ईवीएम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसका टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है कि 189 सीट्स का फैसला हो चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अंधेरे में रख के दे दिया, तुमने कहा कि अब दे दो, सेकंड फेज हो गया। 189 सीट जो बीजेपी के इलाके में या बीजेपी को प्रभावित कर सकती हैं, और 150 सीटें साउथ की, मतलब 339 सीट्स का फैसला हो गया है। अब बीजेपी, जैसा कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि मैनिपुलेट कर सकती है, तो कर ले। 200 सीटें बची है, उस पर कितना मैनिपुलेट होगा। तो ये जो एक पूरा इशू है जो आपने उठाया है, वो ये है कि बीजेपी इस समय मल्टीपल फियर्स के साथ जी रही है, और राहुल गांधी ने आक्रमण बढ़ा दिया है। जी, आप अगर आज के उनके वीडियोस देखें तो राहुल गांधी के बारे में हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो मिमिक्री भी कर रहे हैं मोदी जी की, मजाक उड़ा रहे हैं वीडियो पर, कह रहे, बता रहे हैं कि मोदी जी किस तरह से कांप रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी विल बी इन टीयर्स। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कहां से निकल के आ रहा है, और बीजेपी क्यों शेक कर रही है पूरे के पूरे मामले में, कि अमित शाह क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, सूर्या क्या कह रहे हैं बेंगलुरु में, और क्या ये पूरे जो बॉडी लैंग्वेज है उसका लो परसेंटेज से कोई लेना देना है, कि एंटी इनकम्बेंसी से लेना देना है, कि अक्रॉस द कंट्री लो वोटिंग का कोई कारण नहीं होता है। मतलब लो परसेंटेज कैन नॉट बी द ओनली रीजन अक्रॉस द कंट्री। सम एरियाज, कुछ इलाकों में लो वोटिंग कैन बी ए रीजन। जैसे आप कहेंगे साहब, इनके जो एरियाज है, बीजेपी के जो एरियाज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें लो पोलिंग है, तो अब वो उसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को। नो, लो पोलिंग इज अक्रॉस। ओके, ये एंटी इनकम्बेंसी है। तो मेरा ये मानना है कि हमको तीसरे फेज के बाद बहस बंद कर देनी चाहिए कि इस सरकार का क्या हो रहा है, और मोदी जी सेकंड फेज में बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। थर्ड फेज में प्रवेश करते करते और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान पूरा हो गया है, उत्तराखंड पूरा हो गया है, थर्ड फेज में गुजरात भी पूरा हो जाएगा, थर्ड फेज में कर्नाटक भी पूरा हो जाएगा, थर्ड फेज में केवल मध्य प्रदेश की 8 सीटें बचेंगी जो फोर्थ फेज तक जा सकती हैं। बाकी बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ जिन इलाकों में है, वो पूरा का पूरा निपट जाएगा, और उन इलाकों की जो खबरें हैं, राजस्थान की जो खबर है, उत्तराखंड की जो खबर है, मध्य प्रदेश की जो खबर है, छत्तीसगढ़ की जो खबर है, जहां बीजेपी सेचुरेशन पॉइंट पर है, वहां बीजेपी को सीटें बढ़ाना नहीं है, मतलब कोई बढ़ाने का स्कोप ही नहीं है, बचाना बीजेपी को तो रिटेन करना है, और वो रिटेन नहीं हो रहा है। अगर उसमें 10%, 15%, 20% का भी गैप होता है, इज गोइंग टू बी मेजर सेटबैक फॉर बीजेपी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।